जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 59 पढ़ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन रजिस्टर ऑफ मेंबर। मेंबर का एक रजिस्टर है, मेरा नाम लिखा है, मैंने ये शेयर्स को बेच दिया, तो अब इस रजिस्टर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं अग्रीव्ड हूं, मतलब मेरा नाम बदला नहीं, सामने वाले का नाम उसमें रिकॉर्ड में लिखा नहीं, तो अगर बंदा परेशान है तो क्या उसे रेमेडी मिलेगी? ये सब कोर्स उसे रेमेडी मिलेगी। तो इन्होंने यहाँ पे बोला रेमेडी फॉर द अग्रीड फॉर नॉट कैरिंग द चेंज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो ये सब ग्राउंड ऑफ अपील है। इन केस में क्या किया जाएगा, अपील की जाएगी, शिकायत की जाएगी। शिकायत करने किसके पास जा रहे हो? ऑब्वियसली एनसीएलटी के पास। इन्होंने कहा कि भाई नेम लिख दिया, मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, किसका लिखना चाहिए था? ट्रांसफरी का। मैं ट्रांसफरर हूँ, ठीक है, तो ट्रांसफरर का नाम लिखा है, तो हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि ट्रांसफरी का लिखो। या फिर नेम ऑफ एनी पर्सन, क्या लिखा है? ओमिट, फॉर्म ओमिट हो गया। ओमिट हो गया मतलब गलती, गलती कर दी हमने, कुछ अजीब सा नाम लिख दिया था फॉर्म भरते वक्त और वही नाम चढ़ गया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि भैया सही नाम लिख लो, स्पेलिंग या फिर सरनेम या कुछ भी गलत हो सकता है। पहला बोल रहे भाई नेम जो एंटर है उसको चेंज करना चाहते हैं, दूसरा बोल रहे जो नेम एंटर है वो क्या हो गया है, गलत हो गया, उसे चेंज करना चाहते हैं। या फिर क्या लिखा है, जानबूझ के डिफॉल्ट करे या फिर अननेसेसरी क्या कर रहे हैं, डिले। अननेसेसरी डिले करे किसका नाम लिखने में? ट्रांसफरी का। अननेसेसरी डिले करे किसका? जिसकी मेंबरशिप सीज हो चुकी है, मतलब खत्म हो गई। अननेसेसरी डिले कर रहे हैं मेरा नाम हटाने में या फिर सामने वाले का नाम चढ़ाने में। ये अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। इन शॉर्ट प्रॉपर रिकॉर्ड रजिस्टर जो है हमारा मेंबर का वो अपडेट है क्या? नहीं है, बस वो यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। जो भी पर्सन अग्रीव्ड है ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल, बोले तो एनसीएलटी। ठीक है, अब इन्होंने कहा अगर मेंबर कौन सा फॉरेन है, यहाँ नहीं रहता, इंडिया के बाहर रहता है, तो फिर क्या एनसीएलटी के पास आएगा, वहां से दौड़ दौड़ के इधर आएगा? बोला नहीं, जो भी कंपिटेंट कोर्ट होगा आउटसाइड इंडिया। अभी हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, आगे चल के फॉरेन एक्ट भी पढ़ेंगे, तो कुछ लॉ, कॉमन लॉ बना के रखे कि भाई अगर झगड़ा होता है, इंटरनेशनल लेवल में डिस्प्यूट होता है, तो हमने कुछ कोर्ट डिसाइड कर दिए, उस कोर्ट में जाके ये मैटर जाएगा, वहां इतनी दूर से इधर आने की जरूरत नहीं है। तो जनरल रूल एनसीएलटी के पास जाने का। लेकिन अगर बंदा कहाँ का है, मेंबर कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया, तो जो भी प्रॉपर अथॉरिटी होगी जिसके पास ये केस डील होगा वहां जाने का। नाम ऐसा कोई स्पेसिफिक कभी बताया नहीं है, लेकिन जो भी इंटरनेशनल मैटर आते हैं उस टाइम पे हमारा सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाता है। ठीक है, चल, हर कंट्री का अलग अलग होता है। लेकिन अब होगा क्या, हमारी जो इंडिया है उनका जिनके साथ अच्छे से बनती होगी तो वो कॉमन लॉ फॉलो करेंगे, जिनके साथ नहीं बनती कॉमन लॉ फॉलो होगा क्या? नहीं। तो यस, हम कॉमन लॉ जो फॉलो होते हैं वहां कंपिटेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, जिनके साथ होता ही नहीं तो हम उनसे डील ही नहीं करेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखे? ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अभी हम शिकायत लेके गए ट्रिब्यूनल के पास, क्या ऑर्डर पास करेगा? सोचो एक बार। ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट। वो बोलेगा ट्रांसफर हो गया, रिकॉर्ड मेंटेन करो, या तो उसे लगेगा कि नहीं भाई आप लोग की गलती है, मेंबर्स ट्रांसफर ट्रांसफरी, तो उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा? अपील जो हुआ है उसका ऑर्डर पहला या तो क्या होगा? डिसमिस, या फिर क्या दिया जाएगा? डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन दिया जाएगा कि भाई रजिस्टर में ट्रांसफर कर लो और अगर इसका कुछ नुकसान हुआ है तो वो भी भरपाई करी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो ना? मुझे बताओ, रिस्ट्रिक्शन है कि प्रोहिबिटेड है? रिस्ट्रिक्शन है। तो जो ये स्टेटमेंट ये थोड़ा सा अजीब लिखा है, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास क्या है, शेयर्स है, तो शेयर को ट्रांसफर करने का राइट मेरे पास है क्या? मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ ना। प्राइवेट कंपनी है तो क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक कंपनी है तो क्या? फ्रीली है। कहीं से भी प्रोहिबिटेड है क्या? नहीं। तो यहाँ जो इसकी हेडिंग है ये थोड़ी हेडिंग इन्होंने गलत बना दी है। वापस से बोलूँ, अंदर पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अंदर कंटेंट जो एकदम गलत लिखा हुआ है। सही कंटेंट क्या होना चाहिए था कि जो राइट टू ट्रांसफर है ये प्रोहिबिटेड नहीं है, रादर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है। हेडिंग बस बताओ, ये बस हेडिंग हेडिंग से समझने वाली टॉपिक। इन्होंने कहा बहुत सारे लॉ है, सेक्रा है, सेबी है। प्लीज ध्यान रखना जब ट्रांसफर करें तो किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंट मत करना, कोई भी रूल्स रेगुलेशन लॉ मत तोड़ो। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंस्टेंस मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल्स। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं किस किस में रेक्टिफाई किया जाएगा, मतलब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना इसी के वो और केसेस बता रही कि कब कब आप जो रजिस्टर्ड मेंबर को उसे क्या करते हो, रेक्टिफाई करते हो। चलिए देखते हैं पहला क्या लिखा है। एप्लीकेंट क्या कर रहा है? बताओ पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? अगर किसी ने ट्रांसफरी ने गलत तरीके से शेयर अपने नाम कर लिया तो इन्होंने कहा भाई
इन सारे केसेस में क्या किया जाता है, मेंबर का रजिस्टर चेंज किया जाता है अगर ट्रांसफरी ने गलत तरीके से अपना नाम उसमें ऐड करवा लिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, शेयरहोल्डर का नाम हटा दिया, क्यों हटा दिया, अनलॉफुल सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या होता है, खुद से वो क्या कर रहा है कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, लेकिन वो उसने खुद से नहीं किया था, किसी और ने आकर कर दिया था, कुछ भी अनलॉफुल, कुछ भी गलत तरीके से सरेंडर हुआ है जिस कारण से नाम हट गया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। हम पढ़ रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल जब हम अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करते हैं। तो पहला वाला केस क्या है, गलत तरीके से ले लिया, दूसरा वाला क्या है, अनलॉफुल तरीके से सरेंडर हो गया, उसका लॉफुल नहीं था, तो वापस उसका नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, अलॉटमेंट क्या हो गया, मैंने आपको बताया था रेगुलर मतलब क्या होता है, इरेगुलर मतलब क्या होता है, भूल गए। रेगुलर डिक्शनरी मीनिंग में मत जाना, लीगल सेंस में बताया था, मैंने बताया था, बस याद है, थोड़ा सही जा रहे हो। रेगुलर बोर्ड बताया था, मतलब सही बोर्ड, इरेगुलर मतलब सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ इरेगुलर अलॉटमेंट, रेगुलर अलॉटमेंट है मतलब सही तरीके से अलॉटमेंट हुआ है, इरेगुलर अलॉटमेंट मतलब कि सही तरीके से अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो मतलब वो शेयर का मालिक नहीं है। जब शेयर का मालिक नहीं है तो मेंबर का भी नाम उसका नहीं होना चाहिए रजिस्टर में, चेंज करो। नेम ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी समझते हैं, बताओ नॉमिनी कौन होता है, मैं शेयर होल्डर हूँ, शेयर होल्डर अपना एक नॉमिनी हमेशा देता है कि मेरे बाद, मेरे जानने के बाद कौन इसका मालिक रहेगा। तो नेम ऑफ द नॉमिनी एंटर क्या लिखा है, उसको पता ही नहीं है जिस नॉमिनी का नाम डाला है, या फिर उसकी कंसर्न नहीं है, तो बच्चा वो शेयर होल्डर बनने वाला, उसको ये बात पता ही नहीं है डेथ के बाद, तो ऐसा भी हम क्या करते हैं, मेंबरशिप नहीं देते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने रजिस्टर को चेंज करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे ना। कब अपने रजिस्टर को ठीक करना है, बिना कंसर्न ये नॉमिनी का अगर नाम लिखते हो तो ये भी ठीक नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या लिखा है, नॉन रेसिडेंट विदाउट टेकिंग नेसेसरी परमिशन ऑफ दी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज, उनकी भी परमिशन लगती है, बिना परमिशन के कैसे कर रहे हो। अलॉटमेंट द वायलेशन क्या, मेमोरेंडम कोई अगेंस्ट जा रहा है, क्लियर है, कुछ नहीं, एग्जाम्पल्स है कब कब चेंज होता है। हेडिंग बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, ऑल्टर, चेंज करना। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, ऑल्टर। अब बस हेडिंग पढ़ो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आईटेक्स कंपनी रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदती है, रिलायंस कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम लिखा होगा एज अ मेंबर, आईटेक्स का। आईटेक्स ने अपना नाम बदल दिया, आईटेक्स ने अपना नाम बदलती तो रजिस्टर में नाम भी बदलना चाहिए ना। तो हम ऑल्टर कर रहे हैं नेम इन दी अदर कंपनी रजिस्टर, कंपनी विच हैज चेंज इट्स नेम वुड टाइटल आज whose company is the holding share in the subsidiary, ठीक है। पूरा कंक्लूजन ये, नया नाम की जगह, सॉरी पुराने नाम की जगह आपको क्या नाम मिलना चाहिए, तो रजिस्टर चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा ना, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी है, हेडिंग बस बताओ। ट्रांसफर डीड लॉस्ट होगी, कुछ बताया था मैंने, हमने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर डीड किसको दे दी, कंपनी को, कंपनी को दी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नालायक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया था, गुम कर दिया। अगर उन्होंने गुम कर दिया तो क्या करना चाहिए, उन्हें ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले वो क्या करेंगे, एफिडेविट प्रूफ लेंगे, प्रूफ ले ले, किस चीज का प्रूफ ले ले कि भैया हाँ साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था फिर से एक बार थोड़ा सा लिख के दे दो, प्रूफ दे दो, उसके बाद वो ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने तो डॉक्यूमेंट दिए थे ना सारे के सारे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इंडेमनीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ रीड कर लेना, घिसी पिटी वही बात है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या है, कंपनी के सारे काम कौन करता है, कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का सारा काम करेगा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहां तक चीज क्लियर है। अब समझना, आर्टिकल में लिखा है कि पूरी पावर कंपनी की जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो उनके बिहाफ में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन समझना आर्टिकल ऑथराइज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि वो एक्सेप्ट करे, रिफ्यूज करे, सारे काम करे ट्रांसफर के लिए, लेकिन ओनली इन केस ऑफ क्या, रिफ्यूज। अगर ट्रांसफर रिफ्यूज करना है तो उस केस में डायरेक्टर रिक्वायर क्या, डिस्क्रिएशन पावर। अब हेडिंग वापस से समझो, हेडिंग में क्या लिखा है, डेलीकेट, आर्टिकल में लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे काम कंपनी के कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने काम किसी और को डेलीकेट कर सकता है, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने काम किसी और को डेलीकेट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, हाँ, लेकिन एक काम वो नहीं ट्रांसफर कर सकता, वो कौन सा काम है, रिजेक्ट करने वाला।
रिजेक्ट करने वाला काम वन एंड ओनली डायरेक्टर ही करेगा। मैंने एक केस बताया था अभी लास्ट क्लास में, उसमें साफ साफ मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी एक कमिटी को काम दे दिया था कि जो हम काम करें वो आप करिए, तो ये अलाउड नहीं है। रिजेक्ट करने का काम वन एंड ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, बाकी सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और टीम से करवा सकते हैं। अब अलग अलग कमिटी भी होती है, ये कमिटी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर एग्जाम्पल 15 के हैं तो 15 को एक बार डिसीजन लेना है। कमिटी में तो बस 5 है ना, तो क्या सबने डिसीजन लिया? क्या नहीं। तो रिफ्यूज रिजेक्ट करने का डिसीजन वन एंड ओनली किसका होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? कॉपी पेस्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर जैसा ही होता है। इन्होंने कहा सेम हमें क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर, जो कि क्या होना चाहिए? ड्यूली स्टैम्प, डेटेड, एग्जीक्यूटेड है, सारी चीजें कॉपी पेस्ट है, दैट्स इट। क्लियर है? इनका एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर का नाम क्या होगा? डिबेंचर ट्रांसफर रजिस्टर, जैसे वहां पे शेयर ट्रांसफर रजिस्टर है, ठीक है, तो इनका एक अलग रजिस्टर मेंटेन, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग बताओ इंपॉर्टेंट, लिखो इंपॉर्टेंट, और हेडिंग बताओ क्या लिखा है? माइनर कौन होता है? बच्चे होते हैं 18 से कम। अब मेरी बात अच्छे से समझो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? वेरी गुड, ठीक है। अब माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसे किसके साथ करना पड़ेगा? अपने गार्जियन के साथ। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ ये बात बोलता है कि भाई माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट मत करो मत करो मत करो, ठीक है। सेक्शन 56 बोलता है कि अगर आपको करना है ट्रांसफर डीड अगर बनानी है तो माइनर के साथ आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके गार्जियन को लेकर आना पड़ेगा। ये गार्जियन कौन है? नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन से मतलब उनके मामा पापा से है, ठीक है। तो माइनर अगर शेयर खरीद रहा है तो क्या वो शेयर खरीद सकता है? जनरल रूल नहीं खरीद सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू? नेचुरल गार्जियन के थ्रू वो ये शेयर खरीद सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, यहां तक तो दीदी समझ में आ गया, लेकिन अब समझना होता क्या है। द एक्सप्रेशन इन द मैनर, उनका आर्टिकल में जैसा लिखा होगा उस तरीके से आप कर लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझना। इन केस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज माइनर इज एक्सेप्टेड, आर्टिकल में साफ साफ लिखा है माइनर को शेयर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल गार्जियन मिलेगा। ये रिस्ट्रिक्शन किस में लिखी है? ये रिस्ट्रिक्शन किस में लिखा है बच्चा? आर्टिकल में लिखा है। इस रिस्ट्रिक्शन को हम एक्सेप्ट करें, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि सिचुएशन आ जाओ डिजीज मेंबर, डिजीज मेंबर बोले तो डेथ हो गई, मेंबर की डेथ हो गई। अब जो ये शेयर्स मिलने हैं किसको मिलने हैं? माइनर को मिलने। घर में इकलौता बच्चा ही बच्चा है, छोटा है जो, बाकी सबकी डेथ हो गई, तो ये बच्चा तो माइनर है, अब क्या शेयर ट्रांसफर होगा? क्या? हाँ होगा। तो ये जो गिवन केसेस है, इन्होंने कहा नेवर बी इनहेरिटेड, जो लीगल हायर हु माइट बी अ माइनर, हाईली अनजस्ट सिचुएशन है ये। साफ साफ वापस से हम पढ़ रहे हैं माइनर को शेयर्स नहीं मिलेंगे, लेना है तो वो गार्जियन की हेल्प से लेंगे, लेकिन शेयर्स तो गार्जियन के ही थे, उनके फादर के थे, डेथ हो गई तो लीगल हायर को मिलता है, लेकिन ये लीगल हायर मेजर नहीं है, मेजर नहीं है, मेजर है तो कोई टेंशन ही नहीं, माइनर है। अब क्या होगा? इन्होंने कहा कि अगर हम ये सेम बातें एप्लीकेबल कर दे तो ये बहुत अनजस्ट सिचुएशन होगी, तो ऐसी सिचुएशन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें फिर माइनर को दे दिया जाएगा। ये केस आपको फिर याद रखना पड़ेगा। तो इस टाइप के अगर ट्रांसफर है तो इन्होंने बोल दिया इस टाइप के ट्रांसफर को हम अलाउ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए, मतलब वो जो शेयर्स होने चाहिए फुल्ली पेड होने चाहिए, दैट्स इट। अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है तो दिक्कत हो जाएगी, किसको दिक्कत हो जाएगी? कंपनी को, क्योंकि कंपनी वसूल नहीं पाएगी। माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो आपका पैसा लेना भी उनसे बनता नहीं है। तो सिचुएशन समझ में आ गई, केस का कंक्लूजन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बताइए क्या लिखा है? पार्टनरशिप फर्म समझते हो? क्या पार्टनरशिप फर्म की अलग से एक सेपरेट आइडेंटिटी है? नहीं है। अगर आईटेक्स कंपनी, आईटेक्स एक कंपनी है, इसे शेयर्स खरीदना है रिलायंस कंपनी की, तो उनके रजिस्टर में किसका नाम लिखा होगा? आईटेक्स का। अगर ये आईटेक्स कंपनी नहीं एक पार्टनरशिप फर्म है, तो क्या एज अ पार्टनरशिप फर्म क्या ये शेयर खरीद सकती है? नहीं। याद रखना, कंपनी का मेंबर कौन कौन बन सकता है समझना। कंपनी का मेंबर एक इंडिविजुअल, एक इंसान बन सकता है, हाँ। एक कंपनी बन सकती है, हाँ। एक पार्टनरशिप फर्म बन सकता है, नहीं। याद रखना, पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं है। बचपन से पढ़ रहे सीएसईटी से, जब कोई सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं है तो वो अपने नाम से शेयर्स खरीदेगी नहीं। अब मैं कह रही हूँ आईटेक्स जो है एक पार्टनरशिप फर्म है, अब इसमें 3 पार्टनर है, तो अब अगर हमें शेयर खरीदना तो कैसे खरीदेंगे? पर्सनली खरीदेंगे, इंडिविजुअली खरीदेंगे। रॉकी सर अलग खरीदेंगे, अभिषेक सर अलग खरीदेंगे, मैं अलग खरीदूंगी। क्या हम आईटेक्स फर्म के नाम पे खरीद लेंगे? क्या? नहीं, अलाउड नहीं। अब हेडिंग समझो, जब पार्टनरशिप फर्म मेंबर ही नहीं बन सकता क्या तो वो ट्रांसफर कर पाएगा? क्या? नहीं। तो साफ साफ लिखा है फर्म
पर्सन नहीं है, नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर दी मेंबरशिप। जब हम लीगल डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फर्म को तो पर्सन उन्होंने बोल दिया, एक्चुअली सबकी डेफिनेशन अलग है, वापस आ जाओ इधर, मानसी डाउट क्लियर कर रही हूँ मैं। सब जगह पर्सन की डेफिनेशन अलग अलग दे रखी है। तुमने जो पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ी है, बता दी। हमने ईबीसीएल में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है, बोलो हाँ। ईबीसीएल तो एक सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे एक्ट में पढ़ी है, ऐसा बोलो ना, नलायक को। चलिए, इनकम टैक्स में भी पढ़ी होगी, पढ़ रहे होगे या पढ़ोगे, जो भी वॉट एवर। तो हर जगह पर्सन की डेफिनेशन अलग होती है। यहाँ वो पर्सन है ही नहीं, यहाँ वो लीगल डेफिनेशन वाला पर्सन है ही नहीं। यहाँ पे बोले नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। वापस, पार्टनरशिप फर्म की एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, उस सेंस से वो हमारे लिए कोई पर्सन नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? साफ साफ लिखा है, अगर मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा तो क्या वो मेंबर में उसका नाम क्या चढ़ेगा, ट्रांसफर में चढ़ेगा? नहीं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या लिखा है? वेर अ कंपनी, कौन सी वाली कंपनी? लाइसेंस कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी समझते हो, नॉन प्रॉफिट कंपनी समझते हो। अब इसका एक दूसरा नाम समझना, लाइसेंस कंपनी। लाइसेंस किसको लेकर? सोशल सर्विस को लेकर। हम एनपीओ चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो इन्हें लाइसेंस कंपनी भी बोला जाता है। तो लाइसेंस कंपनी बोलेंगे तो समझ में आएगा, सेक्शन 8 एनपीओ समझ जाना, एक ही कंपनी जो समाज सेवा के लिए काम करे। अब कंपनी समझ लो, सेक्शन 8 कंपनी है, उसमें आईटेक्स एज अ पार्टनरशिप फर्म शेयर्स लेना चाहता है, ले सकता है? हाँ। जनरल रूल, एक कंपनी में, एक नॉर्मल कंपनी में पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकता। एक्सेप्शन, सेक्शन 8 कंपनी में वो मेंबर बन सकता है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी समाज सेवा कर रही है, इसमें जहां से भी जैसे भी पैसा है हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या ये एक्सेप्शन याद रहेगा? आगे चल के रिपीट होगा, ठीक है, और विद बड़ा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा के मेंबर बन सकती है। हाँ, बन सकती है, मेंबर ही तो बनेंगे। आईटेस कंपनी में पैसा लगा, रिलायंस कंपनी में। क्या शेयर ट्रांसफर, एक डीड साइन करनी पड़ेगी? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेच रही है, बेच भी सकती है ना। चलिए, ट्रांसफर शेयर विदाउट अथॉरिटी ऑफ द ओनर, मालिक मैं हूं और बेच कोई और है, चल जाएगा क्या? शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम लिखा है और रॉकी सर सोच रहे हैं कि इसे बेच दे, क्या रॉकी सर बेच सकते हैं क्या? नहीं। एग्जाम्पल में यही लिखा है, ठीक है। शेयर ट्रांसफर कौन कर रहा है? हस्बैंड, लेकिन ओनरशिप किसके पास है? वाइफ के पास है। तो क्या ऐसा ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा? नहीं, ऐसा ट्रांसफर वैलिड नहीं है, क्योंकि जिसने बेचा उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी ओनर के पास होगी। अगर मेरा नाम लिखा है तो मैं ही बेच सकती हूँ, मेरे बिहाफ में क्या कोई और बेच सकता है क्या? नहीं, अनटिल अनलेस मैं उसको पावर ना दूं। पावर ऑफ अटॉर्नी समझते हैं क्या होती है? पावर ऑफ अटॉर्नी, वेरी गुड, एक्ट ऑफ मेंबर ऑन बिहाफ। होता क्या है, मैंने उसको अथॉरिटी दे दी है, मैंने उसको अथॉरिटी दे दी। किस चीज की अथॉरिटी दी है? कि तू जा मेरे बिहाफ में ये काम कर कर आ। अटॉर्नी वर्ड का मतलब बताओ। अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी ना, अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑन बिहाफ। अटॉर्नी इन जनरल बोल तो लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, और जनरली ये पावर हम किसको देते हैं? एडवोकेट को देते हैं जनरली। लेकिन वैसे तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली लॉ का नॉलेज वही रखता है, तो इसलिए हम जनरली उसको देते हैं, भाई तू देख, तू संभाल, तू कर ले। क्लियर है? वापस आ जाओ। कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट। इन्होंने का एक कंपनी मेंबर बनती है तो इनकी तो बहुत सारी चीज होंगी। एक कंपनी ट्रांसफर कर रही है शेयर्स, तो कंपनी की हाँ होनी चाहिए। कंपनी को चलाने वाले कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो प्रूफ में हमें क्या चाहिए होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसमें ऑथराइज एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भैया कंपनी में 12-20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबके साइन हो गए क्या? नहीं। इन्होंने कहा भैया किसी एक को दिया जाएगा ना ऑथराइजेशन, तो उसके सिग्नेचर होने चाहिए। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होनी चाहिए बोर्ड रेजोल्यूशन। सेक्शन लिखा है 179 और फिर क्या लिखा है? 3, फिर क्या लिखा है? ई। एक्चुअली एकदम स्पेसिफिक बोलूं तो जो ये सेक्शन बोलता है, ये सेक्शन बोलता है कि कंपनी को अगर पैसा लगाना है, कंपनी को अगर पैसा लगाना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर है, वो पैसा लगा सकती है। कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, हाँ। तो इन्होंने यही लिखा है कि ट्रू कॉपी देना बोर्ड रेजोल्यूशन की, कि हाँ वो फंड इधर उधर लगा रहे हैं, ये चीज सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दी है। तो दो टाइप की कॉपी, पहली कॉपी क्या है कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हम बेच रहे हैं, हम शेयर बेच रहे हैं, तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन। दूसरा क्या, हम कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसका रेजोल्यूशन का एक कॉपी। नेक्स्ट, और क्या देना पड़ेगा कंपनी है तो? मेमोरेंडम।
अगर एक इंडिविजुअल इंसान बेच रहा है तो क्या क्या देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये देना पड़ता है ना। एक कंपनी बेच रही है तो उसका क्या देना पड़ेगा, मेमोरेंडम, और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो रिजोल्यूशन जिसमें वो हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, हम खुद प्रेजेंट हो तो हम हाँ बोल देंगे, लेकिन कंपनी खुद थोड़ी प्रेजेंट नहीं हो सकती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ में काम करता है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझने वाला। मैं ट्रांसफर, तुम लोग ट्रांसफर, बेच रही तुम लोग को शेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल भी और थ्रू, उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, रिजेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। तुम लोग मुझे पैसे तो दे चुके हो ना, तुम लोग मुझे पैसे दे चुके हो, हुआ क्या है समझना। मैंने शेयर सर्टिफिकेट तुमको दिया, ट्रांसफर डीड में साइन कर दी, तुमने भी साइन कर दिया, तुमको दे दिया, और तुमको बोला कंपनी को भेज देना, कंपनी को भेजा तुमने, कंपनी ने वहां पे जाके रिजेक्ट कर दिया। जबकि जब मैंने सर्टिफिकेट सब कुछ दिया, बदले में पैसे दिए ना तुमने मुझे, पैसे मेरे पास आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अब रिजेक्ट कर दिया। बताओ क्या करोगे तुम लोग मुझे बताओ क्या करोगे। अगर तुम्हें डिसीजन सही नहीं लग रहा है तो एनसीएलटी के पास जाने का, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई शेयर में इंटरेस्ट नहीं, अब छोड़ो इस शेयर को, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या करोगे, पैसे वापस लेंगे, पैसे वापस लेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि हाँ ट्रांसफर अपने पैसे वापस ले सकता है, क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया है, ट्रांसफर, ठीक है इधर आओ, पैसे वापस ले सकता है ट्रांसफरी, तो यस ट्रांसफर अपने पैसे वापस ले ले। लेकिन हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या बोलती है, चलो ट्रस्टी का समझ में आ गया था पक्का। ट्रांसफरर, ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को शेयर ट्रांसफर किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। अब ट्रांसफरी क्या करेगा, केस करेगा या जो भी करेगा, तब तक के लिए फॉर द टाइम बिंग वो जो ट्रांसफरर है वो क्या करेगा, ट्रस्टी वाला रोल प्ले करेगा, क्योंकि पैसे तो मेरे पास है, प्रॉपर्टी तो अभी आप ही की है। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट भी अभी मेरे नाम पे, रजिस्टर भी मेरे नाम पे, इसीलिए। ठीक है, वन रीड करना। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बताओ जल्दी, ट्रांसफर इन वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल, दैट मीन्स आर्टिकल के अगेंस्ट नहीं जाने का। ट्रांसफर टॉपिक पूरा खत्म होता है, अब आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में अगर डिफरेंस बिटवीन में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, ट्रांसफर आप वॉलंटरी करते हो खुद या डिस्क्रिप्शन, आपकी मर्जी, मर्जी है ना आपकी। ट्रांसमिशन आप खुद करते हो क्या, नहीं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा है, ट्रांसफर डीड किस में चाहिए, ट्रांसफर में। खुद सोचो, ट्रांसमिशन में भाई डेथ हो गई है, वो क्या डीड साइन करके गया है क्या, तो क्या ट्रांसफर डीड होगी, नहीं। सर्कमस्टांसेस में क्या लिखा है, ये नॉर्मल कोर्स और ये डेथ, इंसॉल्वेंसी और होल्डर ऑफ सिक्योरिटी, सॉरी इंसॉल्वेंसी और डेथ दो लिखा है, एक और होता है लुनेटिक नहीं लिखा, ऊपर लिखा है लुनेसी। लुनेसी मतलब क्या होता है, पागल हो जाना। अब आपका दिमाग इतना सर्टेन नहीं है कि आप पैसा सही जगह लगा सको, तो इसलिए अच्छा ये किसी और को चले जाए, डेथ, इंसॉल्वेंट और लुनेसी। नेक्स्ट, कंसिडरेशन किस में पैसा मिलेगा, ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन में बाप बेटे, तो डेथ के किस में मिल रहा है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी किस में होगी, जहां ट्रांसफर डीड होगी, ट्रांसफर में। लाइबिलिटी किस में आएगी, किस में आएगी, पार्टली पेड फुल्ली पेड हमने ट्रांसफर पढ़ा था, पार्टली पेड में आएगी। और ट्रांसमिशन में बचता है पैसा तो आएगी, लेकिन अगर माइनर है तो नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है, ये डिफरेंस बिटवीन अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया, सब यही चिल्लर चिल्लर। हेडिंग दिख रहा है ट्रांसमिशन, मीनिंग बताया है, इंसॉल्वेंसी, लुनेसी और क्या होता है, इंसॉल्वेंट, लुनेसी और डेथ के केस में होता है, यही बताया है। इस मोटे से बॉक्स में क्या लिखा है, ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है। ट्रांसमिशन इन केस ऑफ सोल ओनर क्या लिखा होगा, डेथ हो जाती है, ओनर की डेथ हो जाए, किसको मिलेगा, लीगल हायर को। क्या लिखा है, ट्रांसमिशन शेयर टू विडो, मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई तो विडो को मिलेगा, यही सिंपल सिंपल लिखा है। क्या लिखा है, जॉइंट होल्डिंग, इंपॉर्टेंट, ए और बी ने मिलकर शेयर होल्ड कर रखा है, समझना। आर्टिकल में ऐसा लिखा है, किसमें लिखा है, आर्टिकल में। कंपनी ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि किसी एक की अगर डेथ हो जाती है तो जो सरवाइव करेगा उसको मिलेगा, समझना। ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर ने आपस में मिलकर खरीदा, खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो अब ये इस शेयर का मालिक कौन होगा, बी। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, मिस्टर ए के बाल बच्चे भी होंगे, अगर आर्टिकल में ऐसा लिखा है तो यही होगा, जो सरवाइव कर रहा है उसी को ये शेयर्स मिलेंगे। अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती तो बी को मिलेंगे, ए के बाल बच्चों से, बीवी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आर्टिकल इसलिए सोच समझ के बनाना। आर्टिकल कस्टमाइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
और इसके बाद ये आता है आपका डिफरेंस बिटवीन। आज की सभा समाप्त। आर्टिकल में नहीं लिखा तो जनरल रूल ये बोलता है कि दोनों मिलकर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये घर है, इस घर की रजिस्ट्री है, एक की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को मिलेगी ना, 2 भाई है, भाई की भी तो फैमिली आगे बढ़ती है ना, तो जनरल रूल तो बोलता है कि बच्चों को भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर आर्टिकल में ऐसा लिख दिया सर्वाइवल को मिलेगा, तो इन दैट केस जो जिंदा है वही मिलेगा। ठीक है, हाँ बेटा।